Welcome everyone, myself Gaurav Sharma and I am currently a second year medical student at GR Medical College, Gwalior. And today we are going to discuss an important topic in the metabolism part of biochemistry of carbohydrate metabolism, that is gluconeogenesis. Okay, so be patient in understanding this a complicated process in a simpler way. So let us start without any further delay. चलिए देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज को नए तरीके से प्रोड्यूस करना। भाई ग्लूकोज हमारी बॉडी में चाहिए तो वो दो तरह से हम ले सकते हैं। पहला तरीका, या तो हम उसको डाइट के थ्रू लें, उसको हम बोलेंगे एक्सोजीनस पाथवे। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जहां हम एक्सोजीनसली कार्बोहाइड्रेट नहीं इनटेक कर पा रहे और ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा हमें बाहर की हमारे डाइट से, तो फिर क्या करती है हमारी बॉडी? एंडोजीनसली ग्लूकोज का प्रोडक्शन करती है। एंडोजीनसली ग्लूकोज का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज को बनाने के लिए ऐसे सबस्ट्रेट चाहिए और दो सब्सटेंसेस विच विल प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय सम मेटाबॉलिक पाथवे। तो ये दो तरह से हो सकता है। अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ही ग्लूकोज बना रही हो, जैसे ग्लाइकोजन, और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बना रही हो, ठीक है, जैसे फैट, प्रोटीन, ठीक है, एसिड्स। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम ग्लूकोज बनाना क्यों चाहते हैं? भाई ग्लूकोज बनाना क्यों चाहते हैं? अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट फैट और प्रोटीन कंप्लीट कर दें तो हमें ग्लूकोज क्यों चाहिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि देयर आर सम ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन ग्लूकोज फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. They cannot metabolize fat or protein to meet their energy requirement, and therefore it is necessary to maintain a constant level of glucose in our blood so that the blood can supply that glucose to those structures. जैसे वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन, ठीक है। सेकेंड वन इज लेंस एंड RBC, that lack cell organelles. Third one is our testes, very important. Okay, so these I have given some examples which are heavily dependent on glucose as their source of energy. तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो अदर स्ट्रक्चर्स तो चलो फैट और प्रोटीन को यूटिलाइज करके काम चला लेंगे अपना, बट these vital organs are not able to metabolize the substances other than glucose, and hence they will die if glucose is not supplied to them for a brief period of time only. ठीक है, तो इसीलिए हमें ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. नाउ द कंडीशन सच एज फास्टिंग, स्टारवेशन, in which the glucose or the carbohydrate intake is reduced, our body produces endogenous glucose to supply, and since this process requires ATP and hence it occurs when we have ATPs. अब ये इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, जो हम फैट और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो ATP प्रोड्यूस होती है ना, उस ATP को कहाँ लगा देते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस में, और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है. भाई सिंपल सा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था कि ग्लूकोज नहीं है तो हम फैट और प्रोटीन के थ्रू ATP प्रोड्यूस करें, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और ATP दूसरे तरीके से कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? या तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से करके एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुवेट बना के TCA के थ्रू एनर्जी बनाए, ATP बनाए, और फैट और प्रोटीन भी ये एसिटाइल कोएंजाइम पे कंबाइन होके ATP बना देते हैं. लेकिन हम कर क्या रहे हैं? फैट और प्रोटीन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कहाँ लगा रहे हैं? ग्लूकोज प्रोडक्शन में, और ये ग्लूकोज फिर ATP
प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम एटीपी बना रहे हैं, उसे खर्च कर रहे हैं, फिर एटीपी बना रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस बस इतना सा है कि ये एटीपी फैट और प्रोटीन से बन रही थी, जो कि हमारे ब्रेन, लेंस, आरबीसी, टेस्टिस यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इन एटीपी का यूज़ करके हमने ग्लूकोज बना दिया। उस ग्लूकोज जब ब्रेन, आरबीसी, टेस्टिस में एंटर हुआ तब उसने वहाँ पर जाके एटीपी बनाई, इस वजह से उनका सर्वाइवल भी निश्चित हुआ। ये बात है। तो अब ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट कौन से हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अभी अपन ने ये समझा, अब आपने ये देख लिया होगा, यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई? कि जब एटीपी लेवल हाई होंगे तब ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जब एडीपी का लेवल ज़्यादा होगा तब ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट, और जब एनर्जी नहीं है हमारे पास तब हम ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं कर सकते थ्रू एंडोजीनस पाथवेज, ठीक है। चलिए, अब ये बात तो हो गई। अब हम ये देख लेते हैं सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं। सबसे पहला सबस्ट्रेट कौन सा है? अगर हमें एंडोजीनस ग्लूकोज प्रोडक्शन करवाना है, एंडोजीनस ग्लूकोज प्रोडक्शन, ठीक है, सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन बनाएगा ग्लूकोज बाय प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन एक दिन तक ग्लूकोज की कमी पूरी कर सकता है, उसके बाद भी अगर हम स्टार्व कर रहे हैं या फिर फास्ट रख रहे हैं तो उसके बाद ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाते हैं उसके लेवल्स, और वो फिर ग्लूकोज नहीं बना पाते। उसके बाद कौन कौन से सबस्ट्रेट काम आते हैं? तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है वो है लैक्टिक एसिड और फैट्स यानी ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, इवन चेन एंड ऑड चेन। इवन चेन फैटी एसिड कीटोजेनिक होते हैं और ऑड चेन होते हैं ग्लूकोजेनिक। इनका क्या मतलब है कि इवन चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, ठीक है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो वापस से पायरोवेट नहीं बन सकता, क्योंकि इसका रिवर्सिबल स्टेप के लिए कोई एंजाइम भी नहीं है। बेसिकली क्या होता है, पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। इस पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इरिवर्सिबल स्टेप को एकम्प्लिश करता है, जो है पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी रिवर्स इसका पॉसिबल है ही नहीं। तो जो भी चीज़ एसिटाइल कोएंजाइम में बन गई वो आगे या तो टीसीए साइकिल में जाएगी या फिर फैटी एसिड सिंथेसिस में, वो वापस से कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं बना सकती, ठीक है। तो कीटोजेनिक है तो यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर नहीं कर सकता, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑड चेन को हमने ग्लूकोजेनिक क्यों बोला है? क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ये बनाते हैं प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए, और प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए बनता है मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए में, ठीक है। और ये मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, और ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये है टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट, ये बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, आपको पता ही है। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाके ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। उसी तरह से लैक्टिक एसिड कैसे बनाता है? मैंने पिछले लेक्चर कोरी साइकिल में डिस्कस किया है कि लैक्टिक एसिड मसल्स में जाएगा, मसल्स का जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो ब्लड के थ्रू लिवर में एंटर करेगा, और लिवर में ये कोरी साइकिल के थ्रू क्या बना देगा? ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज वापस से रिप्लेनिश कहाँ हो जाएगा? मसल में,
ठीक है। चौथा है हमारे पास प्रोटीन्स, या यूं कह लें अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स देखिए आप, अमाइनो एसिड्स भी दो टाइप के हैं, कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। ठीक है, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड फिर से क्या बना देंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर नहीं कर पाएगा। वहीं पर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल एलानिन, ये फिर से क्या बनाएंगे, ट्रांसएमिनेशन के बाद पायरुवेट, और पायरुवेट एंटर कर जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में और ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, ये हो गया हमारी बात। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइकिल देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, अब देखिए, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस हो कहाँ पर रही है, साइट क्या है इसकी, साइटोप्लाज्म में हो रही है या किसी ऑर्गेनेल के अंदर हो रही है, तो ये हो रही है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, लेकिन 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 जो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बनता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इसको जाना है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को परमिएट नहीं कर पाता, तो यानी इसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा मैलेट में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट होता है, ये पूरा मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया अच्छे से, तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर देखिएगा। और मैलेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है, फिर वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये इधर पहुँच जाता है। ठीक है, तो हमारे जो भी सबस्ट्रेट्स फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस हैं, उन्हें कैसे भी करके पायरुवेट बनना पड़ेगा, पायरुवेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि लैक्टिक एसिड ग्लूकोज बनाता है पायरुवेट तक पहुंच के, तो लैक्टिक एसिड पायरुवेट बन जाएगा और फिर साइकिल चल जाएगी। ठीक है, और जो हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, इवन चेन और ऑड चेन। ठीक है, जो हमारा ग्लिसरॉल पार्ट है, जो हमारा ग्लिसरॉल है वो क्या करता है, ग्लिसरॉल लिवर में जाके ग्लिसरॉल क्या बनाता है, ग्लिसरॉल 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल, अरे शायद, हाँ आई एम रियली सॉरी, ग्लिसरॉल लिवर में जाता है और वो बनाता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ठीक है, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट फिर कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। पहले हुआ था फॉस्फोराइलेशन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहाँ पहुँच गई हम, ग्लाइकोलाइसिस में, और यहाँ से ग्लूकोनियोजेनेसिस चली जाती है। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में देखिए आप यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से हम चले जाएंगे ग्लूकोज में। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात कर ली। अब ये साइकिल को समझिए, ये जो 3 एंजाइम मैं बता रहा हूँ ये इर्रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। पहला इर्रिवर्सिबल स्टेप होता है पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दूसरा होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टू पीईपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बनना, ये इर्रिवर्सिबल है। ठीक है, और तीसरा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, यानी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्टिंग टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये 3 इर्रिवर्सिबल स्टेप है, यानी इनका इंटर कन्वर्जन विदाउट एन एंजाइम पॉसिबल नहीं है। तो वी नीड स्पेसिफिक एंजाइम्स
टू मेक देम रिवर्सिबल। और ये 3 स्पेसिफिक एंजाइम कौन कौन से हैं? पहला फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, दूसरा पेप कार्बोक्सीकाइनेस और तीसरा ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, तो जो रेगुलेशन होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस का वो इन इरिवर्सिबल स्टेप्स पे होगा, यानी जो इनके रेगुलेटर होंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के वो किन एंजाइम्स को रेगुलेट करेंगे? इन तीनों एंजाइम्स को। क्लियर है? चलिए, तो अब हम इसका रेगुलेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन, तो इनका रेगुलेशन एक तो किस पे होगा? पायरुवेट काइनेस पे, दूसरा पेप कार्बोक्सीकाइनेस पे और तीसरा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप्सिके एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का पॉजिटिव रेगुलेटर है एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, पीईपीसीके इम्पॉर्टेंट है, इसको हम जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो पीईपीसीके के जो जीन है उसका ट्रांसलेशन बढ़ा देते हैं, तो यानी जेनेटिक लेवल पे इसका मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जो स्टेरॉयड थेरेपी होती है, स्टेरॉयड थेरेपी हम कोविड-19 में जब देते हैं, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस पीईपीसीके का जो ट्रांसलेशन है इसको इंड्यूस करते हैं, और मोर पीईपीसीके इज़ बीइंग फॉर्म्ड, और ज़्यादा पीईपीसीके बन रहा था, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट हो रही है। और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट हो रही है ये क्या कॉज कर रही है? हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर हमारा कोविड-19 का पेशेंट इज ऑलरेडी डायबिटिक, देन स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन एंड रेगुलर glucose assessment must be done. So this is an important aspect of gluconeogenesis. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ इसका कोरिलेशन। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब आप इसको देखिए, इसको पॉजिटिवली रेगुलेट कौन करता है और नेगेटिवली रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा एटीपी होंगी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बनेगा, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एक्टिव होगा, तो यानी एटीपी इसको एनहांस करेगी, तो एएमपी या एडीपी इसको इनहिबिट करेगी। ठीक है, और रेगुलेटर आपने सुना होगा सिट्रेट, जो कि प्रमोट करता है किसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड सिंथेसिस समझना पड़ेगा। होता क्या है, देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो कब रहा है? जब एक्सेस में एटीपी है, तो यानी हमें एटीपी प्रोडक्शन नहीं करवाना है, हमारा मेन गोल एटीपी प्रोडक्शन नहीं है, तो यानी जो प्रोसेस एटीपी प्रोडक्शन करवा रहे होंगे हमें उनको सिमुलेट करना ही नहीं है, हमें उन्हें इनहिबिटेड स्टेट में रखना है ना, डाउन रेगुलेटेड स्टेट में रखना है। तो होता क्या है, देखिए, जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हैं तो हमारे पास पायरुवेट है, और अगर हमारे पास सिट्रेट बनेगा एक्सेस में, ठीक है, सिट्रेट होगा, तो वो क्या बनाएगा? मेलोनाइल कोएंजाइम ए। मेलोनाइल कोएंजाइम ए कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर पाते। इसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो यानी हम एटीपी प्रोडक्शन नहीं करवाना। इसकी वजह से होता क्या है? फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, लाइनेन साइकिल जिसे हम कहते हैं, ना कि उनका ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
ये इसका रेगुलेशन था।